विशिष्ट उष्मा। देखो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। होता क्या है, माने विशिष्ट का मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब विशिष्ट। मान लो कि आपके पास कोई पदार्थ है, अब वो क किलो के आपको कोई मालूम नहीं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70, 80, 1000, 2000, 10,000, 50। उसमें से 1 ग्राम पदार्थ का कोई मात्रा ले लो, 1 ग्राम उसमें से निकाल लो। जैसे मान लो कि ये कोई पदार्थ है, एकदम बता रहे हैं आपको विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक एनर्जी इसको कहा जाता है। उसमें से 1 ग्राम पदार्थ को आप निकाल लीजिए, 1 ग्राम। तो आप कहेंगे कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप, मान लो 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अच्छा मान लो 1 ग्राम आपने लिया, 1 ग्राम की बात हो रही है। अब 1 ग्राम जब लेंगे आप, तो मान लो उसका टेम्परेचर 15 था, और 15 से 16 डिग्री करने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होगी, मान जितना उष्मा आप उसको देंगे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो उसी को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। कहीं इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, कहीं इसको, पढ़े हो तुम लोग हैं? तब तुमसे पूछेंगे, हम पूछ के तब पढ़ेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? अच्छा विशिष्ट उष्मा किस सच यश से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र क्या होता है? अच्छा चलो हम पढ़ा रहे हैं। कंट्रोलिंग तो क्या कहोगे? विशिष्ट उष्मा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और इसे हम लोग यश से या सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र भी यश, हालांकि क्यू बराबर यम गुण यश में डेल्टा टी होता है, तो यश प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो पहले लिखो तन, याद कर लो सब। 1 ग्राम द्रव्यमान, याद हुआ कि नहीं बताओ, का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। इसे यश से प्रदर्शित करता है, इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल भी लिख सकते हो, प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन होता है। इसका सूत्र होता है यश बराबर क्यू अपान एम गुणे डेल्टा टी। यही होता है बाबू, जहाँ यश विशिष्ट उष्मा है, जहाँ क्यू उष्मा है, यम द्रव्यमान है, डेल्टा टी ताप है। याद हुआ 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। हम इसे यश से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक भी आपके सामने मौजूद है, जूल प्रति। चलिए कुछ और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कुछ हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट उष्मा के, कुछ सवाल भी पढ़ेंगे हम लोग। तो मिटाए इसको, लिख लिया सब लोग। पहले प्रकार पढ़ लेते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे। 3-4 प्रकार का होता है। चलिए 3 प्रकार के। हाँ वही। अब आते हैं विशिष्ट उष्मा के प्रकार। विशिष्ट उष्मा के प्रकार। अगर आपसे कोई पूछे कि विशिष्ट उष्मा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जो विशिष्ट उष्मा होता है
वह 3 प्रकार का होता है। विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जो फर्स्ट होता है स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा। जो सेकेंड होता है हाँ स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा। एक आपका होता है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। एक मूलर विशिष्ट ऊष्मा होता है। चलिए, तो विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सब लोग जान जाओ, एक होता है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। इसको आप चाहे तो सीवी से प्रदर्शित कर सकते हैं या सीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो सुनो ध्यान से, हमेशा जब भी आप प्रयोग करेंगे तो 1 ग्राम का ही बात करेंगे। तो यहाँ से छोटा सा एक परिभाषा होता है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का। तो आप कहेंगे कि स्थिर दाब पर यहाँ सीपी रहेगा। बहुत कायदे से देखती है ना, कल S2SO4 बता रहे थे। जब प्रेशर की बात करेंगे तो सीपी ही तो लिखेंगे। बहुत प्रशंसा 12 वाले बच्चे कर रहे थे, मेहनत से पड़ती है, किसी का नज़र नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो कहेंगे ना स्थिर दाब पर 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप। जब स्थिर दाब पर कहेंगे, स्थिर दाब पर 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। देखो वही झाड़ू है। अरे चक्कर आ रहा है क्या रे? तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं स्थिर दाब पर लिखो स्थिर दाब पर 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप है। लिख लो बाबू, द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और आपको याद होगा कि इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। सीपी का मतलब प्रेशर। सीपी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बाबू? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। और इसका भी लिखना होगा तो सीपी बराबर Q/M × ΔT। वेयर सीपी इज द स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। जब भी आपसे बात करेगा इस तरीके से तो आपको पीछे नहीं हटना है, तुरंत इसको बता ही देना है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कोई पूछे आपसे तो तुरंत बताने का पूरा प्रयास करेंगे। होगा लिखने का सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हम लोग जल्दी से। अब भाई स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। क्या लिखो? स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा की लिख लो। 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप। स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा लिख लो। स्थिर आयतन कर लो।
एक मिनट रुक जाना, ऐसे भी कर लो। लिख लो स्थिर आयतन पर 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको सीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक यही होता है, सीवी बराबर आपका होता है क्यू बटा एम इंटू डेल्टा टी। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी को बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिएगा इसको। दूसरा लिख लो मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा अपना मन से लिख लोगे, अपना मन से लिखो। सबसे पहला इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो सबसे फर्स्ट उपयोग, आप रोगी का नाम जाने? रोगी, रोगी का मतलब जिसके अंदर रोग है, कोई भी रोग है। खाते से रोगी को सिकाई गर्म पानी के बोतलों से की जाती है। क्यों? जो रोगी होते हैं, जिसको रोग हो गया है, मान लो पेट में बहुत दर्द है या उसको बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बोतल में गर्म पानी भर करके तब उसकी सिकाई की जाती है। ऐसा क्यों होता है बाबू? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होने के कारण उसमें ऊष्मा की अधिक मात्रा निहित होती है, अतः सिंचाई के समय पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और व्यक्ति को ऊष्मा प्राप्त हो जाता है। हमको बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है मान लो, तो उसकी सिकाई, सिकाई को तो जानते हैं, सेकना गर्म जल से किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म जल की विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मा धारिता क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए चाहे मान लो तुम्हारा नाक जाम हो गया है, सर्दी हो गया है, नाक जाम हो गया है। हमारा भी नाक जाम हो गया था कई दिनों तक। तो 10 वाले बच्चों ने कहा कि सर जी चाय जब आता है पीने के पहले नाक उसमें हुर लीजिए गिलास में, खींचिए, तो जैसे भाप जाएगा ना, तो भाप की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो ऊष्मा जब अधिक होती है तो वो जो होता है, जो गाढ़ा होता है, तनी उसको पतला कर देता है, तो सांस लेने में आसानी होती है। तो लिखो, तो पहला उसमें लिखो उपयोग में कि रोगी की सिकाई गर्म पानी के बोतलों से की जाती है। क्यों? रोगी की सिकाई, सिंचाई मत लिख देना, सिकाई गर्म पानी के, गर्म पानी के बोतलों से की जाती है। क्यों? बोतलों से की जाती है क्यों? चलिए भैया, ये तो प्रश्न आपका है, उत्तरों में लिख लो। उत्तरों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है, जिसके कारण जब व्यक्ति की सिकाई की जाती है, तो वह गर्मी व्यक्ति के अंदर चली जाती है, तो वह ऊष्मा व्यक्ति के अंदर चली जाती है, व्यक्ति के अंदर चली जाती है तथा व्यक्ति को राहत मिलता है, तो पहला क्वेश्चन यही आंसर होगा, देख लेना। ऊष्मा मिल जाती है तो व्यक्ति को राहत। नोट कर लो इसको। जल्दी से। अब दूसरा बात तो ये होता है कि कहाँ
उष्मा धरता या विशिष्ट उष्मा का उपयोग होता है। तो जाड़े में आप गीत भी सुना होंगे, बड़ा सर्दी बा और सुतलन बहरी पे दर्दी बा। तो वही होता है जाड़े में किसान, तो जाड़े का मौसम चल ही रहा है, जाड़ों में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए, फसलों को पाला से बचाने के लिए, पाला से बचाने के लिए, बचाने के लिए रात में खेतों में पानी भर देते हैं, खेतों में पानी भर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए हम बताते हैं, उत्तर खुद आप लिख लीजिएगा, खाली हम समझा देते हैं, समझ जाइएगा कि जल का विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होता है। रात के समय जब किसान अपने खेतों में पानी को भर देता है तो पानी गर्म होता है, और जब पानी गर्म होता है तो उसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। जब पानी ठंडा होता है तो उष्मा पौधों को दे देता है, और जब पौधे के बाद पाले पड़ते हैं तो वाष्प बन के उड़ जाते हैं और पौधे जो होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं और पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए जो किसान होते हैं जाड़े के दिनों में जो फसल होते हैं उसमें क्या होते हैं, पानी को भर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बता देंगे सब लोग। बोल, क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब एक 3 नंबर हो रही है, तो विशेष धारता का आपका उपयोग कि समुद्र के तो देखे ही होंगे आप लोग, समुद्र के आसपास के स्थानों की जलवायु मैदानी स्थानों की जलवायु की तुलना में अधिक एक समान रहता है। क्यों? अधिक एक समान रहता है क्यों? हाँ, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है बाबू। विशिष्ट उष्मा धारता के कारण जो समुद्र के पास घरें होती हैं, समुद्र में जल उपस्थित होता है और उसका विशिष्ट उष्मा एक समान रहता है, इसीलिए वहाँ की जलवायु हमेशा एक समान रहती है। जबकि जो मैदानी इलाका होता है, जैसे राजस्थान में आप चले जाइए, वहाँ दिन के समय में तापमान बहुत अधिक होता है, बहुत हाई रहता है तापमान। रात के समय में तापमान एकदम, जो बालू वगैरह होते हैं तुरंत उतना ही तेज से उष्मा को छोड़ देते हैं, तो उतना ही अधिक जाड़ा पड़ता है। तो वहाँ पर जल वगैरह नहीं है, विशिष्ट उष्मा की बात नहीं होती, इसीलिए मैदानी इलाकों का जो जलवायु होता है वो अलग अलग होता है। जबकि जो समुद्री इलाकों का जलवायु होता है वह एक समान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र में जल पाए जाते हैं और जल का विशिष्ट उष्मा लगभग एक समान बना रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। बताइए, सब लोग बता दोगे इसको, आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये विशिष्ट उष्मा से संबंधित कुछ बातें थी, विशिष्ट उष्मा के कुछ उपयोग थे। अब हम लोग विशिष्ट उष्मा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे, मिटा रहे हैं इसको, लिख लोगे सब लोग ने? तो चलिए, तब देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है, ये खूब बेहतर ढंग से आपको लगाना। लिखिए, पहला आपका है कि एक पिंड का द्रव्यमान 0.005 ग्राम तथा 80 मत लिख लो, 27 डिग्री सेल्सियस पर 50 जूल उष्मा प्राप्त होता है। तो इस पिंड का विशिष्ट उष्मा बताइए। तो इस पिंड का विशिष्ट उष्मा बताइए। चलो, ये क्वेश्चन है। तो बैठा है क्यों? नोट नहीं करोगे? बताएंगे, नोट कर रहे हैं, बता
एक भी नोट नहीं किया है शायद। सच में एक भी नहीं किया है। मैं दिखा रहा है। का चेक करेगा तार भाव से हम बता सकेंगे। ए सर जी झूठे कहा था चलो। बोलते हैं सर। हाँ तो चलिए हम हल करते हैं इसको। यदि खाली बोली सुनने काम कर रहा हूं। बहुत अच्छे काम करते मान हैं। लीजिए उसी लायक है तो भाई सुनिए। हाँ तो हल करेंगे अब इसको। हां हल करें। एक पिंड का द्रव्यमान है 0.05 ग्राम। जब भी ग्राम होगा ना तो आप उसको किलोग्राम में बदल दीजिए। अच्छा ऐसा किलोग्राम में क्यों करें मालूम है? क्यों किलोग्राम बदल रहे हैं? क्योंकि सब मतलब मात्रा क्योंकि जूल है ना, जूल एम के प्रति में होता है भाई। हर होता है तो सीजीएस में करते हैं हम लोग। तो जूल है तो यम का मान लिखेंगे 0.005 ग्राम। किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, सिंपली बात है। तो 0.005 एक 1000 से भाग देंगे तो किलोग्राम में लेके ऊपर कर लो तो 0.005 ऊपर जाएगा 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। 0.005 में 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। किसका मान हो गया बाबू? ये यम का। अब सुनो 50 अच्छा टेम्परेचर दिया है तो केल्विन में बदल लो, ट्रांसफर केल्विन में आ जाएगा। तो टी बराबर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में बदलोगे 273 में 27 जोड़ दो तो 300 केल्विन। आप पढ़ेंगे के बराबर 273 प्लस सी होगा 300 केल्विन हो गया। 50 जूल है तो समझो कि क्यू का मान है, उष्मा का मतलब क्यू 50 जूल लिख लो। जे का मतलब होता है जूल, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? विशिष्ट उष्मा। चलो मान लो सी का मान पूछ रहा है, चाहे एस का मान जो भी कहे। तो आपका सूत्र होता है सी बराबर क्यू बटा यम गुणे टी या डेल्टा टी, जो भी देगा उस पर रख देना। तो जहाँ क्यू होगा तहाँ 50 लिख लो, जहाँ यम होगा तहाँ 0.005 गुणे 10⁻³ लिख लो, और इंटू जहाँ टी होगा तहाँ पर क्या लिख लो? 300 लिख लो बराबर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 6 के 30 हो गया 6, ठीक कट जाएगा। तब देखो ध्यान से ऊपर 1 आई 6 बचे 30 तो 0.030 और 3 के बाद दशमलव रहना चाहिए गुणे 10 के ऊपर -3 है ना, तो ऊपर लेके जाओ तो 10 के ऊपर +3 हो जाएगा। अच्छा दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 और हटा दो तो 10 के ऊपर 3 गुणे 3 को 0 उतार लेंगे हम लोग, और यहाँ पर कहा जाएगा 3 और एक और 0 है ना, इसका तो कोई मोल नहीं है लेकिन इसका मोल है 0, तो हो जाएगा 100। तो 10 गुणे 1 बढ़ा लो यहाँ पर 10 के ऊपर 4 बटा में 3.33 गुणे 10 के ऊपर 4 और सी का मात्रा तो जानते ही होंगे। इसके लिए तो जूल आप लिखेंगे ना, किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। तो ये आपका आंसर बन जाए। तो ऐसा नोट कर लो, तब कुछ और आगे हम लोग हल करते हैं। कब आप करें चलो। तो आइए कुछ पदार्थों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो ये पदार्थ दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका विशिष्ट उष्मा धारता दिया है। इसको तो एकदम आज याद ही कर लेना है ना, जब भी आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को आप कैसे बताएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मतलब होता है देखो विशिष्ट उष्मा जो दिया गया है उष्मा धारता, इसका मात्रक में लिखा गया है जूल। अभी आप लिखे भी थे प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मान होगा 900.0। उसके बाद से कार्बन सी से प्रदर्शित करते हैं ना, इसका देख लो विशिष्ट उष्मा धारता 506.5। तांबा जिसको आप कापर कहते हैं, जिसको आप इसका जो विशिष्ट उष्मा होता है 386.4। लाइड है, लाइड ये पहला आपका जो लाइड होता है ना पीबी, या पढ़े भी होंगे, पहला रेडिएटिव तत्व होता है, सबसे फर्स्ट में से खोज हुआ था। परमाणु क्रमांक 82 होता है 127.7। इसके बाद से चांदी है, चांदी में सबसे अधिक विद्युत का चालक होता है, पढ़े भी होंगे। क्यों होता है बताओ, बताओ तो मान जाएंगे। कहाँ सुना सदी थोड़े पौधे में रहता है, इसको चादर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये आंसर होगा। इसमें सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए 10 के ऊपर 30 मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी होती है। तो एल्यूमिनियम की कम होता है आपका 10 के ऊपर, उसका तो 26 होता है। कापर का 10 के ऊपर 28 है।
टंगस्टन का विशिष्ट 134.1 होता है। ये जो टंगस्टन का सबसे कम होता है, देख रहे हैं ना कितना कम है इसका। यही कारण है ना इसमें कि जो बल्ब होता है उसमें इसकी प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण ये टकरा करके तेजी से आपका जलता है। इसके बारे में बता सकते हैं। टंगस्टन के बाद जो आपके पास होता है जल, जल का तो बहुत अधिक होता है, देख रहे हो। याद करना, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा धारता होती है 4186.0 होता है। बर्फ देखो, लगभग बर्फ का तो इसका आधा होता है, 2060 इसका होता है बर्फ। कांच का आपका 840 होता है। एकदम इसको याद कर लेना है तुम लोग। आयरन माने लोहा, जो आयरन का होता है वह 450 होता है। केरोसिन माना होता है मिट्टी का तेल, इसका जो विशिष्ट ऊष्मा धारता होता है 2118 होता है। जो पारा खाद्य तेल माना होता है ना खाने वाला तेल, जैसे सरसों का तेल वगैरह जो होता है, तो इन सब का जो विशिष्ट ऊष्मा धारता होता है 1965 होता है। जो पारा है पारा का 140। इसको थोड़ा सा नोट कर लो, याद भी कर लो कि अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे आप इसको बताएंगे। नोट कर लो काफ़ी, घर के का इस समय नोट कर लोगे तो घर केवल इसको याद करना है, ठीक है। तो एल्युमिनियम की यादें हो गया। जब भी एल्युमिनियम के विशिष्ट ऊष्मा धारता पूछेगा तो 900 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन कहेंगे, इसका मात्रक होता है यूनिट। कार्बन का 514.5, तांबा का 386.4, लेड पहला आपका रेडिएटिव तत्व होता है, याद कर लेना आज, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक 82 होता है, इसका 127.7 होता है। चांदी सबसे अधिक इसमें विद्युत की चालकता होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक पाए जाते हैं, 236.1। टंगस्टन सबसे अधिक उचालक गुण इसी धातु में पाया जाता है, जिसको आप W से प्रदर्शित करते हैं टंगस्टन को। इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। जो बल्ब आते हैं उसमें जो पतला तार होता है इसी टंगस्टन का लगाया गया होता है। उसके बाद से जल होता है, वाटर। जल का तो 2186 विशिष्ट ऊष्मा होता है, देख लेना। देख लो ये जितने भी लिखे गए उसमें सबसे अधिक इसी का दिखाई दे रहा है, जल का। इसीलिए ना आप अभी आप पढ़ रहे थे रोगी की जो सिकाई होती है इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। बर्फ इसी से बनता है, जल से ही जल को जमा देते हैं तो बर्फ बन जाता है, लेकिन इसका आधा हो जाता है, देखो 2060 हो जाता है आपका। कांच है, कांच का तो 840 होता है। कांच आप जानते होंगे रेत वगैरह से बनते हैं। आयरन है, आयरन का 450 होता है, लोहा जिसको आप कहते हैं। और केरोसिन का तेल है 2118 आपका होता है। खाद्य तेल जो हम लोग खाते हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है लगभग 1965 होती है। जो पारा होता है जिसका इस्तेमाल आप, पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, इसी का प्रयोग कल आप पढ़े भी थे। स्फिग्मो मैनोमीटर जिसके द्वारा रक्त दाब को नापा जाता है, उसके अंदर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जब नापते हैं तो जब ये पारा ऊपर चढ़ता है तो जब नीचे गिरता है तो दीवारों पर नहीं चिपकता है। इसीलिए हम लोग स्फेगनोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं। जो बुखार जो थर्मामीटर होता है ना उसमें भी पारा का इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि उसमें पाकर फैलता है, लेकिन जब ये दीवारों से नीचे गिरता है तो दीवारों पर नहीं चिपकता है। ध्यान रखना इस चीज़ को सब। चलिए लिखा गया सबका, सब लोग को याद भी हो गया होगा। सबसे अधिक इसमें देखो जल का ही विशिष्ट ऊष्मा धारता आपको नजर आ रही है, जो 41 और कितना है 86.0 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन इसका मात्रक होता है। अभी आपने पढ़ा बेटा कि Q बटा यम गुणे डेल्टा T। Q आपका केल्विन होगा, Q आपका जूल होगा, और यम टर्मान किलोग्राम, ताप तो केल्विन आपका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बातें आपकी होंगी, एक और आपका टेबल बनाया गया है कि आप सबको याद कर ही लेना है बाबू, बस इतना जानो। यहाँ पर कुछ गैसें लिखी गई है, गैसें, और यहाँ पर आपकी लिखी गई है सीपी का मान भी लिखा गया जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। सीपी है, चलो उसमें स्थिर दाब पर उस विशिष्ट ऊष्मा कह सकते हैं जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है। और एक सीभी आपका लिखा गया है, सीभी इसको स्थिर आयतन में विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसका मात्रक वही होगा जूल प्रति मोल और प्रति केल्विन। तो अगर इसमें गैसें कुछ बातें होती है, अच्छा आप पढ़े होंगे ना कि एक परमाणु गैस है,
तो आपको समझा देते हैं, यहाँ से दो चार बातें बता दें कि कोई आपसे पूछे कि एक परमाणुक गैसें याद है किसे कहते हैं? माने ऐसे गैसें जो एक परमाणु से ही मिलकर बनी है, जैसे हीलियम हुआ, मान लो हीलियम हुआ, जैसे नियान हुआ, जैसे आर्गन हुआ, जैसे क्रिप्टॉन हुआ, जैसे जिनान हुआ, जैसे रेडान हुआ, सभी निष्क्रिय गैस हैं, सभी गैस अवस्था में पाई जाती है। अभी देख लो कुछ बातें बता देते हैं। ये बातें जब लिखी गई तो कंपटीशन में आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा बाबू कि बताओ कि हीलियम का खोज किसने किया? रेमजे ने किया। किसने किया? रेमजे नामक वैज्ञानिक ने 1898 में किया था। नियान का खोज किसने किया? रेमजे ने किया। कब किया था? 1898 में। 1898 में ये भी रेमजे, ये भी रेमजे, जहाँ जहाँ रेमजे आएगा तहाँ तहाँ 1898 का। हीलियम का खोज रेमजे ने किया 1898 में। नियान का खोज रेमजे ने किया 1898 में। आर्गन का खोज रैले ने किया था। आर्गन का खोज रैले ने किया था 4 साल पहले, 1894 में। आर्गन का खोज रैले नामक वैज्ञानिक ने था 4 साल पहले। एकदम ये कहीं लिख भी लेना तुम लोग, ध्यान रखना चीज़ को, क्योंकि बारे में सब पढ़ना आपको। और क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का खोज फिर रेमजे ने किया 1898 में। फिर जिनान का खोज फिर रेमजे ने किया 1898 में। और जो रेडान है इसका खोज डार्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। 4 साल और ही बढ़ा दो और 1902 में। देखो ये रेमजे, ये रेमजे, ये भी रेमजे, ये रैले, ये रेमजे, ये रेमजे। इसको डार्न ने खोज किया। जहाँ जहाँ रेमजे रहेंगे। अच्छा देखो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, वो सब बच्चे लोग का पूरा मुजबानी याद हो जाता है। आप लोग भी जब तैयारी में बैठेंगे पूरा आपका तैयारी हो जाता है आपका। तो यहाँ 1898 हो जाएगा, ये भी 18 से कहाँ आ जाएगा? 98 हो जाएगा। ये 4 साल पहले 1894 में, 1898 में, 1898 में, और ये 19 से कहाँ होता है? तो आपकी बात आपकी होती है, इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, ये एक परमाणु हुआ क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये निष्क्रिय गैस होती है। अब आपसे कोई अभी इसी में आ रहा है ना, इसीलिए हम बता देते हैं कि अभी आपका इसका आएगा द्विपरमाणु गैस है, द्विपरमाणु गैस है। तो ये भी आपको याद होगा ना कि यह माने ऐसी गैस है जो 2 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें 2 परमाणु कम से कम उपस्थित रहेंगे। अच्छा मान लो कि आप ऑक्सीजन लिख दिए O2, O2 आपका हो गया, मान लीजिए O2 हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन। फिर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर आपका क्लोरीन हो जाएगा, फिर आपका ब्रोमीन हो जाएगा, फिर आपका फ्लोरीन हो जाएगा, फिर आपका आयोडीन हो जाएगा। सब कहाँ है? सब कहाँ है? द्विपरमाणु गैस है, क्योंकि 2 परमाणुओं से मिलकर बने हैं, सबके नीचे 2 है। अच्छा एक त्रिपरमाणु का उदाहरण बता दीजिए। एल्युमिनियम वो गैस है, वो तो धातु है। H3 दूसरा अधिक होता ही नहीं। बताओ क्या हो सकता है त्रिपरमाणु गैस में? होगा, हम तो बताएंगे ही, होता होगा तभी तो बात पूछ रहे हैं। एकदम सही लड़की बोली है। O3 होता है, जिसका नाम होता है वो जो जी O3 कहा जाता है इसको। परमाणु गैस है जो 3 परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसको आप O3 कहते हैं। ठीक। अच्छा अब बताओ चतुष्परमाणु में, परमाणु में जो 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बोलो चतुष्परमाणु। ये आपकी पढ़ाई कुछ नहीं पड़ेगा वहाँ, क्या करेंगे जानते हैं? अरे यार क्या देखो, उससे मतलब नहीं है। क्या होता है वो बहाना मारने वाला बाबू कभी तरक्की नहीं कर सकता है। बहाना कब तक मारोगे? कब तक मारोगे? ठीक है, बहाना मारने से कहा होगा, आप खुद पढ़िए। चलिए P4 हो जाएगा, P4 हो जाएगा, P4 फास्फोरस होता है। अच्छा एक होता है बहुपरमाणु, उदाहरण बताओ। बहुपरमाणु जो बहुत अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो S8 आते हैं। S18 पड़े भी होंगे। सल्फर 8 आपका होता है। इस तरीके से। हाँ तो कुछ बातें आपके दिया गया इसमें। देखो हीलियम, हाँ मतलब ये सेट लिख देखो इसे। यह सेट होता है, ये बहुपरमाणु के रूप में पाया जाता है। तो कैसे होता है? रिसर्च क्या था? हाँ रिसर्च हुआ था। जैसे सुनो देखो बताते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका होगा ना। अब इसकी संरचना बनाओगे तो अष्टक पूरा हो जाएगा। देखो
इसके अंतिम में 6 होते हैं बाबू। कितने होते हैं? 6। देखो तो 6 दिखा दो। ये काम करो, यहाँ 2 दिखा करके ना, एक यहाँ पर दिखा दो। तो इसके साथ एक कंबाइन कर लें, 7 को गए। ठीक है ना। क्या हुआ? 2 2 4 2 6 7 हुए तो घटा दो, यहाँ पर, यहाँ से घटा दो, चलो ठीक है। तो कंबाइन किया, फिर यहाँ पर 1 2, एक यहाँ पर 3 4 4 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से कंबाइन करा तो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हो गए। इसी तरह से ये भी कंबाइन करेगा, 6 हो रहा है इसके पास, तो कंबाइन करेगा ना, तो इसके साथ 8 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इसकी संरचना, इसलिए यह 8 से इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। सब हमारे यहाँ सजाई, इसको 7 संजक बंद इसी का रहता है कि आपस में मिल करके करते हैं। अच्छा, तो हीलियम है, तो हीलियम की जो देखो यहाँ पर इसको जानते हैं ना, सीपी को क्या कहते हैं? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट, हंसो मत यार, खराब लग रहा है मुझे, ठीक है। जहाँ तुम बैठो एक संस्था है, इसमें सब बच्चे आए हुए हैं, तुम हंसोगे किसी को दुख लगेगा। आपसे तो डायरेक्टली वो कह नहीं सकता है, लेकिन हाँ लगता जरूर है बाप, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता होगा। तो चलो, नहीं पढ़ा तो चुपचाप बैठो। हाँ चलो, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और एक होता है स्थिर आयतन पर विशिष्ट। वैसे भी का मतलब यही होता है ना, विशिष्ट ऊष्मा। अब देख लो, जैसे हीलियम दिया, हीलियम, अभी हीलियम की बात कर रहे थे, आपने देखा कि हीलियम का कुछ एमजे ने किया, सब आपके सामने लिखा गया है। और इसका जो सीपी का मान होता है 20.8, ठीक है ना, और जो सीबी का मान होता है 12.8 होता है। सब याद करने वाली होती है। अच्छा, क्यों एनसीईआरटी किताब लाया गया मालूम है? ये सब बच्चे याद करके जाते हैं, यही तो क्वेश्चन आती है नीट वगैरह में, बच्चे याद करके जाते हैं, बैठते हैं सब। चलिए H2 देखो, ये द्विपरमाणु का एक परमाणु का आपका, समझ रहे हो ना, तो 28.8 हो गया, और यहाँ पर 20.4 हो जाएगा H2 हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन ले लो N2, तो 29.1 आ गया, 29.1 आ जाएगा, और यहाँ पर 20.8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके O2 हो गया, O2 का भी 29.4 आता है सीपी का मान, और यहाँ पर 21.1 आता है, ठीक है। और O2 के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए बहुत आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए, क्योंकि पौधे सब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे कि जब भी आपसे पूछे कोई कि जो हीलियम होता है उसका सीपी का मान कितना होता है 20.8, जो हीलियम होता है उसका सीपी का मान कितना होता है 12.5, H2 का H2O का पूछेगा तो सीपी का मान 28.8, सीपी का मान 20.4, N2 आपको कहेगा 29.4। इस तरीके से आप इसके बारे में कोई आपसे पूछेगा तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, बना के लेकर आइएगा, दे दे क्वेश्चन।